अब मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर ये चीजें डिस्कवर करना शुरू कर दी। थियोडोर श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट था और श्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट था। दो साइंसदान हैं, श्लाइडन और श्वान, दोनों आपस में दोस्त थे। एक बंदा काम कर रहा था जानवरों के ऊपर, एक बंदा काम कर रहा था पौधों के ऊपर। तो एक दिन शाम को चाय पीने के लिए इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उसने पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं एनिमल सेल्स पे काम कर रहा हूं। उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जी मैं प्लांट सेल्स पे काम कर रहा हूँ। लतीफा आपने सुना हुआ है कि दो बंदे बस में बैठे, तो उसने पूछा कि भाईजान कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी लाहौर ही जा रहा हूँ। किस इलाके में? उसने कहा वाल्टन रोड जाना है। उसने कहा मैं भी वाल्टन रोड जाना है। आप किस इलाके में? उसने कहा फरूक कॉलोनी। उसने कहा मैं भी फरूक कॉलोनी में रहता हूँ। उसने कहा अच्छा कौन सी गली में? गली नंबर 2 में। मकान नंबर कौन सा है? 35 नंबर मकान है। उसने कहा मेरा भी 35 नंबर है। पीछे बंदा बैठा था, यार तुम पागल हो, दो बंदे दोनों एक ही मकान में कैसे रह सकते हो? उसने कहा हम दोनों आपस में भाई हैं, बस हमें टाइम गुजारने के लिए बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वही काम इनके साथ भी हुआ कि उसने कहा कि जनाब मैं एनिमल्स पे काम कर रहा हूँ, एनिमल के सेल्स रोजाना लगा के देख रहा था। उसने कहा कि मैं प्लांट्स के सेल्स रोजाना लगा के देख रहा था। उसने कहा मेरे सेल्स के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर में एक बड़ी प्रोमिनेंट सी चीज है न्यूक्लियस। उसने कहा मेरे सेल्स भी मैं देखता हूं तो वो दरमियान में बड़ी प्रोमिनेंट सी चीज है न्यूक्लियस। उसने कहा कि मेरे सेल्स के अंदर एक जेली जैसा मटेरियल भरा हुआ है। तो उसने कहा मेरे सेल्स के अंदर भी जेली जैसा मटेरियल भरा हुआ होता है। उसने कहा कि उसके इर्द गिर्द मैं चेक करता हूं तो एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है। उसने कहा मैं भी चेक करता हूं तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। उन्होंने सोचा कि यार किधर प्लांट और किधर एनिमल, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो, दोनों में सारी चीजें एक जैसी हैं? तो अब उन्होंने फिर वेरीफाई करना शुरू कर दिया, मतलब इत्तफाकिया तौर पे बातें कर रहे थे तो मालूम हुआ कि दोनों के अंदर एक जैसी चीजें हैं। और फिर उन्होंने इसके ऊपर मजीद रिसर्च करना शुरू की और उसकी बुनियाद पर दोनों ने ऑब्जर्वेशन ये दी, मतलब मिलाकर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में वेरीफाई करने के बाद ये प्रपोज किया कि एनिमल्स और प्लांट्स बेसिकली स्ट्रक्चर के एतबार से एक जैसे हैं। और ये हैरान कुन था दुनिया के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, जमीन आसमान का फर्क, लाइफस्टाइल, उसको डंडे मारे वो हिलता ही नहीं है, इसको थोड़ा सा किसी बकरी के पास जाए तो वो भाग जाती है, या गुलहरी के पास जाए तो वो भाग जाती है। तो वो इतना ज्यादा डिफरेंट लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर एक जैसा कैसे है? ठीक है, तो उन्होंने जनाब अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन किया और उसकी बुनियाद पर उन्होंने सारी जितनी भी अब तक 100 साल में डिस्कवरीज हो चुकी थी उसकी बुनियाद पर सेल थ्योरी पहली दफा प्रपोज की। श्लाइडन और श्वान की अर्लीस्ट फॉर्म सेल थ्योरी, यानी कि पहली दफा जो आइडिया मतलब वो जनरलाइजेशन बनाई गई, उसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। क्या है कि सारे सेल्स के बाहर एक आउटर बाउंड्री होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तमाम सेल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जो जिसको आज हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म का मतलब होता है मटेरियल, साइटो सेल का मटेरियल। और तमाम सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल के हों। और ये फिर हमारी आज बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है कि हमने कहा कि लाइफ की डेफिनेशन का हमने इसको पार्ट बना दिया कि सेल होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो तमाम बायोलॉजी की फील्ड्स इसके ऊपर आगे डिपेंड करती हैं, लेकिन इसके ऊपर मजीद फिर काम जारी रहा, दूसरे साइंसदानों ने भी इस पे काम किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहले तो हमने ये सोचा था कि जी वो बारिश के पानी में वो एनिमल क्यूल्स फिर रहे हैं, कहां से आए हैं? खुद ब खुद डेड ऑर्गेनिक मैटर से बन गए और फिर वो ग्रो करके कंप्लीट बन जाते हैं। ठीक है, एनिमल बन जाते हैं या प्लांट बन जाते हैं, जो भी। ठीक है, लेकिन अब वो सेल उतनी सिंपल चीज तो नहीं रही। अब तो सेल के अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें शामिल हैं, तो वो भी खुद ब खुद बन सकती हैं या नहीं? तो बहुत सारे साइंसदान अभी भी इसी गलतफहमी में थे कि हाँ जी चीजें खुद ब खुद पैदा हो सकती हैं, ये सेल इनऑर्गेनिक मैटर से खुद ब खुद बन जाते हैं और फिर उनसे ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस, अरस्तु के दौर से कहानी चल रही थी कि खुद ब खुद चीजें बन जाती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, जनरेशन पैदाइश, ए बायोजेनेसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बन जाना। तो ये आइडिया बहुत पुराना था,
सेल्स चूंकि सिंपल थे तो वो भी बन सकते थे और उस वक्त तक बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते थे। रुडोल्फ विर्चो 1855 में जर्मन फिजिशियन था, इसने पहली दफा कहा, जो कि इसने नहीं कहा था, कि सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से आते हैं। इसका मशहूर लातीनी जबान में जुमला है ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनी का वर्ड आपने सुना हुआ होगा, यूबीएल ओमनी, जो हर जगह, या ओमनी प्रेजेंट सुना हुआ होगा कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह, ओमनी हर जगह, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद है, ठीक है। ओमनिस सेलुला तमाम सेल्स, ए सेलुला सेल्स से आए हैं, फ्रॉम सेल्स, ई का मतलब फ्रॉम, तो तमाम सेल्स, ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स, तमाम सेल्स सेल से आते हैं। अब ये जनाब एनाटॉमी का प्रोफेसर था, तो ये मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी का प्रोफेसर था। इसका एक स्टूडेंट था, उसने अपने हॉस्टल में माइक्रोस्कोप रखी हुई थी, तो वो जनाब जी चिकन के एम्ब्रियो स्टडी कर रहा था। अंडे इंक्यूबेटर में रखे या मुर्गी के नीचे रखे, 3-4 दिन बाद उनको निकाला, उनको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा, तो मुर्गी के अंडे आप इंक्यूबेट करें तो उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आकर और उसको जो योक होती है उसको घेर लेती हैं, ठीक है। तो उसने उस ब्लड वेसल पे कट लगाया, उसमें से खून लिया, स्लाइड पे रखा, उसको देखा, तो उसने उसमें देखा कि अब वो मतलब उनको किल कर दिया था सेल्स को, तो उसने देखा कि 2 सेल इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पिंच हो रहे हैं दरमियान से। एक बड़ा जो सेल है वो दरमियान से इस तरह पिंच होके आधा हो रहा है। फिर उसने देखा कुछ सेल्स इस तरह हैं, 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 और कुछ बिल्कुल दोनों अलग अलग हो गए। तो उसने कहा कि ये एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बना रहा है। कुछ भागा भागा प्रोफेसर के पास गया, प्रोफेसर साहब देखें, प्रोफेसर साहब देखें। उसने कहा जाए जा, दौड़ जा, तुझे नहीं पता ये बायोजेनेसिस, वो अरस्तू ने कहा था, तू किताब पढ़ी नहीं है, अपनी तरफ से टाइम जाया कर रहा है इन कामों में, चल जाके पेपर तुझसे पास नहीं होता, नंबर लेने हैं। तो वो जनाब चला गया। अच्छा, थोड़े दिन बाद वो मेंढक के अंडे ले आया, ऊपर आपको मेंढक का सेल डिवाइड होते हुए दिखा। तो वो मेंढक का सेल, मेंढक के एम्ब्रियो 1 से 2 सेल बन रहे हैं, 2 से 4, 4 से 6, और वो बॉल ऑफ सेल्स बन रही है। वो प्रोफेसर साहब के पास उसकी स्लाइडें बना के ले गया, अगर विर्चो साहब देखें देखें मैं ये जनाब सेल डिवाइड हो रहा है। उसने फिर डांट के भगा दिया, और वो कई साल इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से रिसर्च कर करके लाता रहा, और विर्चो साहब उसको भगाते रहे, एंड में बेचारा फेल फूल हो गया, निकल गया। अच्छा, लेकिन उसके जाने के बाद विर्चो साहब ने अपनी किताब छापी, और उस किताब में उनका ये मशहूर जुमला है कि तमाम सेल सेल से आते हैं। जो खुद नहीं मानते थे 4-5 साल पहले, उन्होंने उसका सारा काम इकट्ठा करके उसके ऊपर किताब छाप दी और मशहूर हो गया। लेकिन साइंस में जब आप फ्रॉड करते हैं तो अल्टीमेटली पता लग जाता है। तो वो उस बंदे की डायरियां शायरियां वो महफूज थी, तो उनसे पता लगा कि एक्चुअली काम उसका था, छापा उसने था। तो लेकिन खैर पुरानी किताबों में अभी तक विर्चो का नाम चल रहा है। तो लेकिन उससे हमें यह पता लगा कि सेल्स डिवाइड होकर सेल से बनते हैं। लेकिन लोगों ने कहा ठीक है, ये बड़े वाले जो सेल्स है ना, जिनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये भी है, वो भी है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, मान लिया कि ये पहले से डिवाइड होकर सेल्स बनते हैं। लेकिन जो ये छोटे वाले सेल्स हैं, ये तो खुद ब खुद बन जाते हैं ना। छोटे वाले सेल्स कौन से हैं? दूध रखें तो दूध के अंदर थोड़े देर में, 1 दिन छोड़ दें, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। हमने तो सारे बैक्टीरिया उबाल के मार दिए थे, कहां से आए? खुद ही पैदा हुए ना, देखें खुद हुए। अच्छा, उसके ऊपर फिर लुईस पास्चर था। तो लुईस पास्चर मतलब अपने वक्त का सबसे बड़े मशहूर साइंसदानों में से एक है। इसकी 2-3 कहानियां और भी आगे आएंगी। तो इसको कंपटीशन का, साइंस फेयर्स का बड़ा शौक था। तो ये साइंस फेयर्स में अपने वो लेके जाता था। तो उस दौर में मसला ये था कि लोग ये कहते थे, मतलब उस वक्त फ्रांस में शराब की इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, तो वो इंडस्ट्री वालों ने मिल के एक कंपटीशन करवाया कि यार हम एक घड़ा लेते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं फलों का रस, उसको हम दबा देते हैं और साल बाद खोल के देखते हैं तो कुछ घड़ों के अंदर तो अच्छी शराब बन जाती है, अक्सर घड़े जाया हो जाते हैं, ठीक है। या वो शराब जब अगर वो बेच दी जाए, लोग पी लेते हैं, लोग मर जाते हैं उसको पी के। तो क्या वजह है कि कुछ घड़ों के अंदर अच्छी शराब बनती है, सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कुछ घड़े जो है वो जहरीले हो जाते हैं और उससे लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि
40,000 फ्रांक्स गालबन उस वक्त इनाम मिलेगा, और 40,000 फ्रांक्स का मतलब है कि आप एकड़ों की जागीर खरीद सकते थे उससे बेतहाशा। तो लुईस पास्चर ने उसने कहा कि ठीक है मैं चैलेंज कबूल करता हूं, मतलब मुकाबला हो रहा था कि कौन साबित करेगा कि इस शराब को कैसे खराब होने से बचाया जा सकता है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि ये अजीब गरीब सी बोतल जो आपको नजर आ रही है, उसने ये बोतल बनाई। पहले उसने क्या किया, उसने एक आम बोतल ली, उसके अंदर उसने वो शोरबा यखनी वगैरह डाल दी या फलों का रस डाल दिया, ऊपर से ढक्कन टाइट करके बंद कर दिया, और अंदर जनाब उसने उसको अच्छी तरह से गर्म किया, उबाला। अब जब उसे उबाला तो उबालने से अंदर जो पहले से मौजूद जरासीम थे वो मर गए। अब वो बोतल बंद रखी, बोतल सील है सील है सील है, महीना पड़ी रही, 2 महीने पड़ी रही, बोतल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसे खोल के देखा तो वो परफेक्ट थी, बिल्कुल ठीक थी। लोगों ने एतराज किया कि ना 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 ये बेईमानी है, हवा नहीं अंदर जा रही, हवा जाएगी मतलब अब वो ऑर्गेनिज्म बेचारा सांस कैसे लेगा, सेल हवा जाए तो फिर वो जनाब मतलब उसको सांस आएगा, फिर वो खुद ब खुद ग्रो कर सकते हैं, तो हवा लाजमी है। उसने कहा अच्छा दादी मैं बोलती बंद कराना। उसने क्या किया, उसने ये टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतल बनाई, उसके अंदर उसने भर लिया अपना वही शोरबा या यखनी या जनाब फलों का रस, और उसको गर्म किया। अब अंदर जो बैक्टीरिया थे वो गर्म करने से उबलने से मर गए। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी गर्दन है, अब इसमें से जब ऊपर से हवा आती है, हवा तो अंदर आ सकती है, लेकिन जब वो हवा आ रही है तो वो बहुत स्लो हो जाती है, वो टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, तो वो स्लो होने की वजह से क्या होता है कि अगर बीच में कहीं पे गर्द मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो दरमियान में ही रुक जाते हैं, सिर्फ साफ हवा ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो गर्द मिट्टी अंदर रुक जाती है रास्ते में, वो ब्रॉड तक नहीं पहुंचती। नतीजा क्या निकलता है कि हवा में से गर्द मिट्टी उसमें शामिल नहीं होगी, बैक्टीरिया के स्पोर्स वगैरह शामिल नहीं होंगे, तो वो ब्रॉड खराब नहीं होगा। तो उसने साबित किया कि चाहे बड़े वाले सेल्स हों, चाहे ये छोटे वाले सिंपल वाले बैक्टीरिया के सेल्स हों, कोई सा भी सेल बगैर पहले से मौजूद सेल्स के नहीं बन सकता। ठीक है, और इस बुनियाद पर वो जनाब आज के दौर के हिसाब से करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया बल्कि। ठीक है, तो विर्चो के आइडिया जो पहले उसने जनरलाइजेशन प्रपोज की थी कि उसने कुछ सेल्स चेक किए और उनकी बुनियाद पे आइडिया दिया कि सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से आते हैं, लोगों ने कहा कि नहीं ये वाले सेल्स नहीं आते, उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि नहीं तमाम तरह के सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही बनेंगे, उनके बगैर नहीं बन सकते। तो ऑगस्ट वाइजमैन है, उसने भी कहा कि तमाम, अच्छा ऑगस्ट वाइजमैन फिर मुख्तलिफ सेल्स के उसने बायोकेमिस्ट्री चेक की, फिर उसकी यानी कि अगर बैक्टीरिया का सेल देख लें, अगर एनिमल का सेल देख लें, अगर प्लांट का सेल देख लें, तो उनके अंदर तमाम चीजों के अंदर वही न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वही प्रोटीन्स हैं, वही लिपिड्स हैं, बुनियादी सारी चीजें एक जैसी हैं। तो उसने कहा कि चाहे वो वाले सेल हैं कॉम्प्लेक्स वाले, चाहे वो वाले सेल हैं सिंपल वाले, तमाम सेल्स अल्टीमेटली एक जैसे सेल से वजूद में आए हैं, एक ही एंसेस्टर है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसी है, वो काम करते भी एक ही तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यानी कि अब हम वो पीछे एवोल्यूशन तक उसकी पहुंच गए। तो इन सारे लोगों की फिर काम करने से, मेहनतों से, सारी जिंदगी की मेहनतों से अल्टीमेटली हम मॉडर्न सेल थ्योरी पर पहुंचे हैं, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं जो हमारी वो लाइफ की डेफिनेशन का बुनियादी जुज है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम से मुराद बैक्टीरिया से लेकर हाथी, घोड़े, पौधे, हर तरह की चीजों तक, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह भी, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तमाम सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से बने हैं, और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। वो जो सेल थ्योरी पिछली वाली थी श्लाइडन और श्वान की, उसको मॉडिफाई करके अब 3 चीजें बन गई। तमाम सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से आते हैं, हर ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगा, और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है।